फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत एक्सपेक्टेड और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं लेकर आया हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके नेट के एग्ज़ाम्स में या फिर जो पीएसयू के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, the process of analyzing jobs for which job description are developed or are called। ठीक है, उस प्रोसेस को जो जॉब एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, जिससे जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनरिचमेंट या जॉब एनलार्जमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जॉब एनालिसिस क्या होता है? एक जॉब को एनालाइज करना हर तरीके से, ठीक है, जिससे कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर की जा सके। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन इज अ कंपैरिजन ऑफ जॉब्स। जो स्पेसिफिक जॉब होते हैं, कोई दो तरीके के जॉब होंगे लाइक अकाउंटेंसी एंड मार्केटिंग, तो दोनों को इवैल्यूएट किया जाएगा सो एज टू फाइंड इट्स एक्चुअल वर्थ। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट होता है फ्रेंड्स कि किसी जॉब को हमने और किसी भी एम्प्लॉय को उस जॉब में और एक्स्ट्रा काम दे दिया, जिससे कि वो एनरिचमेंट फील करेगा, उसका मोटिवेशन और हाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स। जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनलार्जमेंट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम एक ही जॉब में और भी ड्यूटीज़ डाल देते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स वालों को कभी हम एक गवर्नमेंट एजेंसीज में क्या होता है, गवर्नमेंट जो पीएसयू सेक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक ही बंदा कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कभी मार्केटिंग, तो वो जॉब एनलार्जमेंट है। एक ही आदमी को मल्टीपल जॉब सिखाना, जिससे कि वो कंटिजेंसी के टाइम पे कभी भी काम आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन किससे बनता है? जॉब एनालिसिस से। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर वुड बी 1, जॉब एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअल अचीवमेंट कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब इज। एक्चुअल अचीवमेंट जो हमारी है वो जॉब के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन हम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जॉब परफॉर्मेंस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है जॉब परफॉर्मेंस। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जॉब परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर। जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किसी जॉब का और जो हमने अचीव किया है, सपोज हमको सेल्स में टारगेट मिला था 50 करने का और हमने किया 35, तो उसको क्या कहेंगे हम? वो जॉब की परफॉर्मेंस होगी कि हमने एक्चुअल अचीवमेंट से और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था अचीव करने का, उसके बीच का डिफरेंस, दैट इज जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर। फ्रेंड्स, इससे सिमिलर क्वेश्चन एक लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स विल बी सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं फ्रेंड्स, डेफिनेशंस मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी लाइन डिपार्टमेंट्स मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी एक बार। लाइन डिपार्टमेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे कोर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो डे टू डे कोर एक्टिविटीज़। ठीक है। अथॉरिटी डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट, लीगल एडवाइस एंड सपोर्ट, एडवाइजरी सपोर्ट एचआर डिपार्टमेंट करता है। ठीक है। फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर? ह्यूमन फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रो एंड मैक्रो इश्यूज ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, इंटर रिलेटेड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ह्यूमन फैक्टर का बी। फिजियोलॉजिकल क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारी बॉडी की फंक्शन करने का तरीका होता है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है। साइकोलॉजिकल, द वे आर ब्रेन फंक्शंस और माइंड फंक्शंस, वो साइकोलॉजिकल हो जाता है। ठीक है। सोशियो एथिकल एस्पेक्ट क्या होता है फ्रेंड? सोशियो जो हमारा सोशल कल्चर है, और एथिकल मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट, जो होना चाहिए, जो एक तरीका होता है। ठीक है।
तो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग अ। जॉब एनालिसिस किस चीज़ के लिए होता है? स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिक सर्विस के लिए, कि ऑल ऑफ द अबव? फ्रेंड्स, जॉब एनालिसिस हम किस लिए करते हैं? किसी एक स्पेसिफिक जॉब को लेकर, तो राइट आंसर वुड बी ए, स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ HRM? A. Development of scientific management and awakened sense of social responsibility. B. The problem of how the available human resource could effectively minimize the cost and maximize the production. Technical factors, awakening amongst workers, attitude of government, cultural and social system, या फिर all of the above? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, टेक्निकल फैक्टर्स, अवेकनिंग अमंग्स द वर्कर्स, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, कल्चरल एंड सोशल सिस्टम। ग्रोथ, HRM की ग्रोथ कैसे होगी? सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट और अवेकेंड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं होगी। प्रॉब्लम ऑफ हाउ ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कर देगा, तो फिर HRM का ग्रोथ उससे खाली नहीं होगा। उसके लिए सारे फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स और वर्कर्स के अंदर एटीट्यूड आना चाहिए वर्क के लिए, गवर्नमेंट का एटीट्यूड उस बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और HR के बेटर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए, कल्चरल और सोशल सिस्टम, सबका एक क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस होगा, तभी HRM का ग्रोथ पॉसिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्किल्स दैट आर अवेलेबल विद इन द कंपनी? एक कंपनी के अंदर क्या क्या स्किल्स अवेलेबल हैं, इसका पता कैसे लगता है? क्या क्या किस चीज़ से डिफाइन होता है? ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री से, HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से, स्किल्स इन्वेंट्री से, या फिर मैनेजमेंट इन्वेंट्री से? तो फ्रेंड्स, ये डिसाइड होता है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री से। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री क्या होता है फ्रेंड्स? ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो हमारा डेटाबेस होता है हर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, एज, क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसके अचीवमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड स्किल इन्वेंट्री। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री में सारी कंपनी की स्किल्स हमको पता लग जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, Who has defined the personnel management as a field of management which has to do with the planning and controlling various operative functions of procuring, developing, maintaining and utilizing the labor force? ये डायरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इज सी, मिशेल ज्यूशस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Resource and capabilities that serve as a source of competitive advantage for a firm over its rivals are called. Resource और capabilities जिसकी वजह से कोई फर्म को अपने कंपटीटर और राइवल पे एडवांटेज मिलता है, वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? ए, कोर कॉम्पिटेंसी, बी, कोर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या फिर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब है फ्रेंड्स हमारी जो बेसिक कोर, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक फंक्शन है। कॉम्पिटेंसी मीन्स स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू जॉब्स जो उनको असाइन होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंस में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स बहुत से बच्चों को, तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्पिटेंसीज की जो हमें अवेलेबल जॉब है, जो हमें कंपनी में करने हैं, उसमें हमारी गुणवत्ता कितनी है, उसमें हम कितने सक्षम हैं, क्षमता। ठीक है, एंड कोर कॉम्पिटेंस ये बंदे के ऊपर होती है कि उसकी कोर कॉम्पिटेंस एक स्पेसिफिक जॉब पे क्या है। कोर कॉम्पिटेंसी की मतलब कि जो हमें जॉब कंपनी में परफॉर्म करना है उसमें हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, किसी दो कंपनी के बीच में किसी के एक के पास अगर कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा बिकता है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या कोई बहुत फेमस प्रोडक्ट है या फिर उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छा है, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेंसी मैंने आपको बता दिया। तो जो रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमारे कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर आएंगे, कोर कॉम्पिटेंस के अंदर नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ए वुड बी द राइट आंसर। कोर कॉम्पिटेंस मीन्स एक पर्टिकुलर जॉब के लिए,
और कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कि जो जॉब हमें परफॉर्म करने हैं उसके लिए जो हमारे रिसोर्स और कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपल्सरी फॉर ए इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेस फॉर रिक्रूटमेंट, बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी, या ऑल ऑफ दिस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसके लिए ज़रूरी है? एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, एक रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर सिलेक्शन पॉलिसी के लिए, या फिर सब के लिए? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत हमें फ्रेंड्स सब चीज़ों के लिए, तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जॉब एनालिसिस, एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, inductions and internal mobility are few important functions which come under the heading of dash of HRM. जॉब एनालिसिस, एचआर प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, ये क्या है? इंटीग्रेशन फंक्शन, हम किसी को इसमें जोड़ते हैं, ये सब कर कर एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, किसी का डेवलपमेंट करते हैं एचआरएम का, ये सब करने से मेंटेनेंस करते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो राइट आंसर वुड बी फ्रेंड्स प्रोक्योर करते हैं। जब भी हम कोई जॉब का एनालिसिस करते हैं, एचआर की प्लानिंग करते हैं और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ये सब प्रोक्योर करने का है, किसी को अट्रैक्ट करने का। एक कंपनी प्रोक्योर करती है अपने स्टाफ को, रिटेन करती है, उसको स्किल्ड कराती है, तो उस फंक्शन को कहते हैं प्रोक्योरमेंट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एचआरएम विच कम्स अंडर। किसी को डायरेक्ट करना किसी काम के लिए, तो ये काम किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है फ्रेंड? ये आता है मैनेजरियल फंक्शन के अंदर। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट करते हैं कि काम किसको करना है, कैसे करना है, असाइन करते हैं ना ड्यूटी। ऑपरेटिव फंक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स? क्या ऑपरेशंस हैं किसी भी कंपनी के, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ऑपरेटिव में आएगा। टेक्निकल इज कोई हमारी लाइन है, जो हमारे प्रोडक्शन है, लॉजिस्टिक्स है। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शन में हमारा प्रोडक्शन आएगा, टेक्निकल फंक्शन में प्रोडक्शन नहीं आएगा। टेक्निकल फंक्शन आर जहाँ पे हमारे लॉजिस्टिक्स, टैक्टिक्स लगेंगी। ठीक है, टेक्निकल ब्रेन लगेगा, इंजीनियरिंग वाला पार्ट। ठीक है, वो टेक्निकल। बिहेवियरल फंक्शन फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग, वो बिहेवियरल फंक्शन में आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom does human relation approach refer to? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होती है फ्रेंड? वर्कर हु शुड बी गिवन ह्यूमनली ट्रीटमेंट एट वर्क, म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन सॉल्विंग द कॉमन प्रॉब्लम्स, integration of people into a work situation that motivates them to work together to achieve productivity and also economic, psychological and social satisfaction। ठीक है, या फिर none of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या कहती है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहती है पीपल को इंटीग्रेट करो एक साथ किसी भी वर्क में, जिससे कि वो मोटिवेट हो, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और उनका अपना भी इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो, वो अचीव कर पाए। ठीक है, सिर्फ ह्यूमनली ट्रीटमेंट से नहीं होगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, या फिर म्यूचुअल कॉपरेशन से नहीं होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच। वो हर आदमी को इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक, जो साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन है, वो सब हम अचीव कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो कौन से मेथड यूज़ करेंगे? क्वेश्चनायर मेथड, रेशियो एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, ट्रेंड एनालिसिस। क्वेश्चनायर मेथड इज जहाँ पे हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स से, किसी भी एक सर्वे को लेकर। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तो जॉब के रिगार्डिंग हम पूछ सकते हैं, या कोई भी चीज़ है, हम उसमें सेट क्वेश्चंस होते हैं, सभी रिस्पोंडेंट को सेम क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट आंसर करते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रेशियो एनालिसिस इज प्रॉफिट, बैलेंस शीट रेशियो, कि हमारा पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना प्रॉफिट था, या फिर किसी भी दो चीज़ों में रेशियो कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, दैट इज रेशियो एनालिसिस। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स,
ये किसी भी चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन फाइंड करने के लिए कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस से वर्क कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रेंड एनालिसिस इज मोस्टली यूज इन शेयर मार्केट्स, जैसे कि क्या ट्रेंड रहा, पहले ग्रोथ हुई कि डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ये ट्रेंड एनालिसिस से पता लगता है। तो कौन सा मेथड यूज होता है जॉब एनालिसिस के लिए? जॉब एनालिसिस के लिए फ्रेंड्स इन सब में से हम यूज करते हैं क्वेश्चन आयर मेथड। सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हैं, रिस्पोंडेंट उसका आंसर देते हैं, उसके बेसिस पर हम अपना जॉब एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। क्या चीज़ इनमें से प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, कि उसके एजुकेशन, स्किल, एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस चाहिए जो हमें एक जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कराने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब एनालिसिस में, जॉब एवेल्यूएशन में, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर वुड बी जॉब स्पेसिफिकेशन। हम जॉब में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या क्या स्किल्स, एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब को इफेक्टिवली करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए कल नेक्स्ट अपने वीडियो में। या आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको गलत करने की चांस आप एक बार यहाँ पे समझ लेंगे तो शायद ही रहे। तो आप लोग इनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है, आप 2 बार देखिए। कोई क्वेरीज हैं तो मेरे से ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक